बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना चक्र की पुस्तक है और जो लोग घटना चक्र को पढ़ते हैं या जो लोग जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए सुनिएगा, देखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति नोट्स। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना, यानी कि बिना किसी मानव के सहायता के अपने आप ही उगते हैं। जैसे जंगलों में होते हैं, वहाँ पर कोई मानव तो जाता नहीं है कुछ भी करना है, वो अपने खुद के मतलब क्रिया से अपने उगते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जिसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। इन सारे कारणों से जो है वनों के प्रकार निर्भर करते हैं। इन तत्वों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन यानी ट्रॉपिकल थर्न फॉरेस्ट। चौथा, बिलांचली व अनूप यानी लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। पांचवा, पर्वतीय यानी मोन्टेन फॉरेस्ट। यहाँ देखिए भारत प्राकृतिक वनस्पति, ये जो है ना, ये बिलांचली व अनूप वन के बारे में देखिए, थोड़ा सा पतला कर लिया जाए तो ये वाला जो है ना, ये फिर से ये फिर ये हल्का सा यहाँ, ये सब बेलांचली व अनूप वन है। पर्वतीय वन देखिए, पर्वतीय वन कैसे होता है, तो पर्वतीय वन ये वाला पर्वत है, ये पर्वतीय वन है। उसके बाद से आप देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है ये वाला। उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये वाला, ये पूरा पर्णपाती वन है। उसके बाद से देखिए आप, और कांटेदार वन यहाँ पर भी है, ये वाला इलाका भी है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन ये वाला है, ये जो है ना, ये पूरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं। विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने का समय भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण संपूर्ण वन सदाबहार रहता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के कुछ क्षेत्र हैं। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी यानी आबनूस आदि हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन और आर्द्र
पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य रूप से सिडार, होलाग तक कई प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 700 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी मॉइस्ट पर्णपाती वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क ड्राई पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आदि में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। साल, सागवान, बांस, शीशम, महुआ, शहतूत, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, मलतास, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। 3 नंबर, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कंटीले वन, झाड़ियाँ एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती है। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। आकाशिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि इस वन के मुख्य पादप प्रजातियां हैं। 4 वेलांचली व अनूप वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स। भारत में वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत पहला, दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि। तीसरा जो है गुजरात के पूर्व से राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश। चौथा जो है भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि एवं लैगून, चिल्का झील। पांचवा गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र। छठा जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपथ क्षेत्र में स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र। सातवां जो है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियाँ। आठवां जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियाँ। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय, दलदली, ज्वारीय क्रीक, पंख मैदानों तथा ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, गुजरात एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ये वनस्पति महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में भी मिलते हैं। सुंदरवन सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, जिसके नाम से इसे सुंदरवन कहा जाता है। 5 पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन यानी माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पर्वतीय समशीतोष्ण वन माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, उप अल्पाइन वन सब अल्पाइन फॉरेस्ट एवं अल्पाइन वन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइन एवं शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। शांत घाटी साइलेंट वैली में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। शांत घाटी में जहाँ इस प्रकार के वनों में पुंसपार, दालचीनी, रोडोडेंड्रॉन सुगंधित घासें पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च और चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं।
पाइन वनमुक्ता शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में पश्चिमी व मध्य हिमालय, खासी, नागा और मणिपुर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन एवं पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय के तल हटियों में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वनों को आर्द्र यानी वेट, नम एंड मॉइस्ट एवं शुष्क यानी ड्राई वनों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर में इन वनों की 3 परतें पाई जाती हैं। उच्च परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष, मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक एवं निचली परत में रोडोडेंड्रॉन एवं चंपा वृक्ष। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ते वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण सघन वनस्पतियां पाई जाती है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, फर्न, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः किन्नौर, सिक्किम एवं हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष, ओक, मैपल, एस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जूनिपर, देवदार और चिलगोजा भी पाए जाते हैं। उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश का मध्य 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इसके अंतर्गत जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो एवं फाल सेव, ब्लैक करंट वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी भारत में लाल फर, काला जूनिपर, बर्च, भोजपत्र, लार्च समान रूप से पाए जाते हैं। अल्पाइन वनों में झाड़ियों को नम यानी मोस्ट एवं शुष्क यानी ड्राई के रूप में विभाजित किया जाता है। नम अल्पाइन वन एवं झाड़ियां हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ी में पाए जाते हैं। इनमें छोटी झाड़ियां, काई एवं फर्न, रोडोडेंड्रॉन एवं बर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन एवं झाड़ियां लगभग 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं तथा इनमें काले जूनिपर, मधुमालती, हनीसकल एवं विलो वनस्पतियां पाई जाती है। भारत वन विस्तृति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले वन प्रकार समूहों में उनके क्षेत्रफल का प्रतिशत क्रम वन प्रकार कुल वन प्रकार समूह FTG क्षेत्रफल का प्रतिशत। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र वेट सदाबहार वन 3.73%, दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन 9.98%, तीसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र मोस्ट पर्णपाती वन 20.82%, चौथा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 43.85%, पांचवा उष्णकटिबंधीय कंटीला वन 2.15%, छठा है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.12, सात है तटीय तथा दलदली वन 0.88, आठ उप उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन 4.85, 9 है उप उष्णकटिबंधीय पाइन वन 2.83, 10वां है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.02। 11 नंबर पर्वतीय आर्द्र वेट समशीतोष्ण वन 3.04, 12 हिमालयी नम मॉइस्ट शीतोष्ण वन 4.66, 13 हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन 0.70, 14 उप अल्पाइन वन 1.95, 15 आर्द्र अल्पाइन झाड़ियाँ 0.08, 16 शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ 0.32। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 800 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये सवाल पूछा गया है। देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्षों में से एक है। प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः मैग्नोलिया, लारेल, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन एवं स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है।
इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट इत्यादि बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। महोगनी मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। प्रश्न को उसका पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला, भोजपत्र वृक्ष मिलता है ए अरावली पर्वतमाला में, बी हिमालय में, सी नीलगिरी श्रृंखलाओं में, डी विंध्याचल पर्वतमाला में। तो राइट आंसर बी हिमालय में। भोजपत्र यानी बर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष है। इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह देखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कत्ता बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ए साल, बी खैर, सी बबूल, डी साजा। तो राइट आंसर बी खैर। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेष और सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3 नंबर, भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ए पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो राइट आंसर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी यानी शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के वन प्रकार समूह FTG के अनुसार पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन 3.04% क्षेत्र पर, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्र पर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 20.82% पर एवं उप उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 3.73% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। चौथा सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? ए देवदार, बी सिल्वर फर, सी साल, डी ब्लू पाइन। तो राइट आंसर सी साल। साल वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है, समानता पूर्ण पर्णपाती वृक्ष है, जबकि देवदार, सिल्वर फर और ब्लू पाइन सदाबहार शंकुधारी वृक्ष होते हैं। 5 नंबर, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, डी पर्वतीय वन। तो राइट आंसर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, डी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। राइट आंसर बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के वन प्रकार समूह का क्षेत्रफल 43.85% तथा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 8.53% क्षेत्रफल पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं, के प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में से एक प्रकार है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 70-100 सेंटीमीटर होती है। 7 नंबर, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। पहला, तापमान में गिरावट, 2 वर्षा में बदलाव, तीसरा मिट्टी का अनुपजाऊ होना, चौथा तेज हवा। सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर 1, 2 और 3 सही है। 4 नंबर गलत है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 सही है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना
जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। नोट देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विलोपित दर्शाया था, अर्थात इस प्रश्न को छोड़कर मूल्यांकन किया गया है। 8 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कारण आर, हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, तो आपका कथन ए जो है सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो इसलिए राइट देखिए आंसर क्या होगा इसमें। कूट में देखिए ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कट कीजिए, ए गलत है, सीधे कट कीजिए, एक सही है आर गलत है, ये भी करें, तो राइट आंसर डी होगा। हिमालय में वनस्पतियों की विविधता स्पष्ट रूप से ऊंचाई के साथ बदलती जलवायु के कारण होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्रमशः घटता है, नमी व वर्षा हिमपात का स्वरूप बदलता है, और ढाल मुखाभिमुखता के कारण धूप छांव और नमियों की स्थिति में भिन्न होती है। इसी से जैव जलवायु के क्रमिक पट्टे बनते हैं। नीचे तराई, भाबर और शिवालिक में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों जैसे साल से लेकर मध्यम ऊंचाइयों पर उपोष्ण समशीतोष्ण वनों चीड़, बांज, ओक, देवदार, फर, इससे ऊपर ओप, अल्पाइन शंकुधारू और उच्चतम भागों में अल्पाइन घासभूमियां, झाड़ियां। वृक्ष रेखा के ऊपर टुंड्रा सदृश वनस्पति मिलती है, जबकि हिम रेखा स्थायी हिम के ऊपर स्थायी वनस्पति नहीं पाई जाती। पूर्वी हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण सदाबहार और घने वन मिलते हैं, जबकि वर्षा छाया क्षेत्रों ट्रांस हिमालय में शुष्क झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार ए सत्य है और आर भी न केवल सत्य है बल्कि वही ए सही कारण भी बताता है, अर्थात ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता हिमालय में वनस्पति विविधता का मूल कारण है। 9 नंबर, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान सब पश्चिमी हिमालय में होता है। ए अधिक, बी कम, सी वैसा ही, डी असंबंधित परिवर्ती। तो राइट आंसर होगा बी कम। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। 10 नंबर, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है। ए वन, बी धात्विक खनिज, सी कार्बनिक खनिज, डी आणविक खनिज। राइट आंसर ए वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। 11 नंबर, पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? ए चीड़, बी देवदार, सी सिल्वर फर, डी नीला पाइन। राइट आंसर बी देवदार। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीदार और चीड़ आदि है। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में है। 12, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण आर, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट, तो आपका हो जाएगा ए जो है गलत है और आर जो है सत्य है। तो इसमें जो है पहला देखिए कूट,
ए असत्य है किंतु आर सत्य है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी ए और आर दोनों सत्य है तो गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों ये भी गलत हो जाएगा, ये सत्य है तो ये भी गलत हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा अधिक प्राप्त होती है। इसी कारण हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। 13 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ए असम, बी केरल, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर सी छत्तीसगढ़। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल आदि में यह पाया जाता है। 14 निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ए बोहिनिया वेरिगेटा, बी जिकेरांडा मैमोसाफोलिया, सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, डी टेक्टोना ग्रैंडिस। तो राइट आंसर होगा सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। 15 नंबर भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी कर्नाटक। तो आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्पों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। 16 निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ए कटाल, बी गुलर, सी आर्किड, डी फर्न। राइट आंसर डी फर्न। फर्न एक संवहनी पौधा है। यह पौधे बीजरहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 17 पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता कारण है? ए पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, बी पूर्वी हिमालय की भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, सी पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, डी पूर्वी हिमालय की चट्टानों को पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। राइट आंसर बी होगा, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट स्थित है, इसलिए अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय के जलवायु में अंतर पाया जाता है। अतः पूर्वी हिमालय में वनस्पति ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। 18 नंबर एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ए ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। बी लारिक्स का शिकार उसके श्रृंगारों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। सी ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्व भारत में। डी उपयुक्त कथनों ए, बी तथा सी में से कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर ए। अंतर ये वाला है, एंटीलोप, लॉरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो ये वाला सही है। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे अरब आदि देशों में आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। उपयुक्त विकल्पों में से इनके मध्य यही सर्वप्रमुख अंतर है।
19वां सुमेल कीजिए। सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरबन, हिमालय के उच्च क्षेत्र। तो आपका हो जाएगा सागौन हो जाएगा ए का 2, हाँ देवदार हो जाएगा बी का 4, सुंदरी हो जाएगा सी का 3 और सिनकोना हो जाएगा डी का 1, डी का 1 हो जाएगा सुंदरी। सागौन हो जाएगा ए का 2, देवदार हो जाएगा बी का 4 और सुंदरी हो जाएगा सुंदरबन। तो राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ए होगा राइट आंसर ए। सागौन टीक के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा तथा मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्र में 800 से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है। सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से पहले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वृक्ष है। सुंदरबन ज्वारीय या तटीय वन है। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। 20 नंबर देखिए, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन है? ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, बी अल्पाइन वन, सी उपोष्ण चीड़ वन, डी तटीय ज्वारीय वन। राइट आंसर डी तटीय या ज्वारीय वन। 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए टीक जम्मू सुमेलित है पूछ रहा है, तो सही सुमेलित पूछ रहा है। ए टीक जम्मू कश्मीर में गलत है। बी देवदार मध्य प्रदेश में गलत है। चंदन काष्ठ केरल में तो गलत है। सुंदरी पश्चिम बंगाल में तो ये सही है। बाईस नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 वन प्रकार, सूची 2 प्रदेश। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, सी अल्पाइन, डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ए अरुणाचल प्रदेश, बी सह्याद्री, 3 नंबर मध्य गंगा मैदान, 4 नंबर तराई। तो आपका हो जाएगा, मिलान कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पहला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा तराई 4। उसके बाद से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हो जाएगा आपका 3 मध्य गंगा मैदान। सी अल्पाइन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 1 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो हो जाएगा ये सह्याद्री हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो राइट आंसर ए सही है। सूची 1 में दिए गए वन प्रकारों के भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग, भावर एवं तराई क्षेत्र आदि है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले ये वन मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। अल्पाइन वन ये हिमालय की ऊंचाई वाले भागों में लगभग 3000 से 4900 मीटर शुष्क अल्पाइन पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। तेईस, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जब वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। दूसरा, यह हिमालय के तलछटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका गलत है, ना तो 1 ना ही 2, दोनों को दोनों क्या है तो गलत है। सही उत्तर चुनना तो दोनों को दोनों सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसे मानसून वन भी कहते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क
पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन आर्द्र क्षेत्रों की ओर आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में दिए गए कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। 24 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सूची 1 और सूची 2। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष, सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश। आगे और क्या दिया गया है उसको भी देखना जरूरी है। सी कच्छ वनस्पति, राजस्थान, पतझड़ वन, साइलेंट वैली। पतझड़ वन जो है आपका, पतझड़ वन बनी राजस्थान में। कच्छ वनस्पति जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और बी का 2 हो जाएगा, और ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4, ए का 4, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी शंकुधारी वृक्ष हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और आपका सुंदरी जो है सुंदरबन हो जाएगा, यानी कि सुंदरबन। तो राइट आंसर होगा आपका डी, 4213। चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकुधारी, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश में। शंकु है ना, शंकु मुड़ा हुआ हल्का। कच्छ वनस्पति सुंदरबन में, कच्छ वनस्पति सुंदरबन। पतझड़ वन राजस्थान में। 25 नंबर, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ए पूर्वी उड़ीसा में, बी पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, सी शिवालिक और तराई क्षेत्र में, डी पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर होगा डी, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। उपयुक्त प्रश्न में दी गई विशेषताएं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। तो सही उत्तर विकल्प डी है। 26 नंबर, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ए देवदार, बी चीड़, सी साल, डी सागौन। राइट आंसर ए देवदार। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। अन्य का विवरण इस प्रकार है। चीड़ जो है यह हिमालय क्षेत्र में लगभग 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। साल जो है यह मुख्य उप हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु आदि क्षेत्र में मिलता है। सागौन या टीक, इसके वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित युग्म वृक्ष क्षेत्र में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए साल, भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, बी सागौन, भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, सी देवदार, नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी सुंदरी, सुंदरबन डेल्टा। राइट आंसर सी देवदार, नीलगिरी पहाड़ियाँ। युग्म वास्तविक वितरण क्षेत्र, साल यानी सोरिया रोबस्टा, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग।
साल के प्राकृतिक वन मुख्यतः उप हिमालयी बेल्ट एवं पूर्वोत्तर राज्यों, असम प्रायद्वीपीय, भारत के उत्तर पूर्वी भाग आदि में पाए जाते हैं। सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस, पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत। सागौन का सर्वाधिक घनत्व भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि व मध्य भारत में है। देवदार यानी सेड्रस ड्यूडारा, मुख्यतः पश्चिमी हिमालय। देवदार एक शीतोष्ण मुख्यतः पश्चिमी हिमालयी वृक्ष है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर आदि। सुंदरी हेरिटेरिया फॉर्म, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी जो है सुंदरबन मैंग्रोव का प्रधान वृक्ष है। इस प्रकार विकल्प सी का युग्म गलत सुमेलन दर्शाता है, अतः यह ही सही सम्मिलित नहीं है। 28 नंबर, दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्र को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया। इनमें से जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ वे क्षेत्र थे। तो ये जो मानचित्र दिया गया है इसमें वन क्षेत्र को 1, 2, 3, 4 से दिया गया। एक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और 4 है, 1 है 2 है। तो रूप में अंकित किया गया। इनमें से जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था वो क्षेत्र थे। तो आपका जो था वो ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पर 3 के साखू वन में, यहाँ राइट आंसर ये होगा। ये और डी गलत है, 3 नंबर सी जो है सही है। वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे, परिणाम स्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो आपका ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। राइट आंसर बी मध्य प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? ए जूनिपर, बी महोगनी, सी सिल्वर फर, डी स्प्रूस। राइट आंसर बी महोगनी। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है ए शीशम, बी ढाक, सी यूकेलिप्टस, डी खजूरी। राइट आंसर डी खजूरी है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खजूरी है। खजूरी वृक्ष मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खजूरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग, अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में से वरीयता दी गई है। 32 लीसा प्राप्त होता है ए चीड़ के वृक्ष से, बी देवदार के वृक्ष से, सी बुरांस के वृक्ष से, डी शीशम के वृक्ष से। तो राइट आंसर है चीड़ के वृक्ष से। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोंजा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन, पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। 33 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 कच्छ वनस्पति को सूची 2 राज्य में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, कच्छ वनस्पति राज्य अर्चा, रत्नागिरी, कुंडापुर, इधर कर्नाटक है, इधर केरल है। और देखिए इधर पेचवरम वेम्बनाड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसको देख लीजिए, आपका इसको ऐसे मिलान करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा।
तो मिलान करना है, तो अर्चा रत्नागिरी जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और कुंडापुर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद से पिचवरम जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। हम वेम्बनाड जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। वेम्बनाड झील केरल में है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2 राइट आंसर डी होगा, बाकी सभी गलत हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है: अर्चा रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कुंडापुर कर्नाटक में, पिचवरम तमिलनाडु में, बेम्बनाड यानी वेम्बनाड केरल में। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ये सुंदरबन सुमेल नहीं यानी गलत पूछ रहा है। तो सुंदरबन पश्चिम में सही है, भितरकनिका उड़ीसा में सही है, पिचवरम तमिलनाडु में अभी ऊपर पढ़े हम लोग सही है, वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में होगा, केरल में अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए ये गलत है, गलत पूछा था। 35 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है? ए असम और नागालैंड में, बी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, सी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, डी असम और केरल में। तो राइट आंसर डी होगा, असम और केरल में। उपयुक्त विकल्पों में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में है। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। 36 नंबर, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, सी डी छत्तीसगढ़। ई उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ डिसिडियस वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश एवं उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। सैंतीस नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ए पश्चिमी चंपारण, बी गया, सी कैमूर, डी नवादा। ई उपयुक्त में कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ये होगा, पश्चिमी चंपारण है सबसे ज़्यादा। प्रश्नकाल एवं वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ डिसिडियस वाले वन क्षेत्र से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पश्चिम चंपारण में बहुत सबसे घने वनों का क्षेत्रफल 303.78 वर्ग किलोमीटर है, जबकि गया, कैमूर, भभुआ और नवादा में बहुत घने वनों का क्षेत्रफल नहीं पाया जाता है। प्रश्न में पतझड़ वन दिया गया है। बिहार में जिलेवार पतझड़ वन के आंकड़े जो ISFR द्वारा नहीं प्रदर्शित किए जाते हैं। 38 नंबर, खैर जो है किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? ए उप अल्पाइन वनों का, बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का, सी उपोष्ण कटिबंधीय वनों का, डी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का। तो राइट आंसर सी उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। खैर जो है उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। 39, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी अरुणाचल प्रदेश। दिए गए विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत शामिल है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के शीर्ष 3 वनावरण वाले राज्यों का क्रम इस प्रकार है। पहला मध्य प्रदेश, इसमें है 77,073.44 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश है 65,881.57 वर्ग किलोमीटर। तीसरा छत्तीसगढ़ 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। 40 नंबर, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? ए बांस, बी सागौन, सी महुआ, डी साल। तो राइट आंसर डी साल। सीता नदी क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता है। सीता नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई और नहरों के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, नोट्स देखते हैं। भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टिकोण से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय
मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, अतः बोई गई फसलों होती मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 47.23% का योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 60.45% आती है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 24.66% तथा टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.83% है। शेष 12.05% में सिंचाई का अनुसाधन सम्मिलित है। वर्ष 2023-24 पी के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्र 62.94 आती है। नहरों को शुद्ध सिंचित भूमि 21.14% तथा टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 3.80% है। शेष 12.12% में सिंचाई का अन्य साधन सम्मिलित है। कृषि गणना 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं राजस्थान का तृतीय स्थान है। भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, लघु सिंचाई परियोजना। इसके तहत 2000 हेक्टेयर या उससे कम तक के खेती करने योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई के लगभग 62.94% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। दूसरा जो है मध्यम सिंचाई परियोजना है। इसके तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य कमान क्षेत्र तथा 10,000 हेक्टेयर तक खेती योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तीसरा बृहद सिंचाई परियोजना है। इसके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई होती है। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश के लगभग 37.06% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में पूर्ण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला, वर्तमान यमुनानगर जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जाती है पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 ईस्वी में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है एवं अक्टूबर आने तक इस नहर से जलापूर्ति शून्य हो जाती है। इस समस्या का समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हाथनी कुंड बैराज हरियाणा में है का निर्माण कराया गया है। ऊपरी गंगा नहर 1854 ईस्वी में चालू यानी कमीशन्ड हुई। इस परियोजना के जनक सर पीटी कोटली थे, इसको ध्यान रखिएगा। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया। यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 292 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जो है 7073.09 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हुआम, आगरा जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शारदा एवं घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर एवं प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत में बनवासा के समीप में शारदा नदी पर बनवासा बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है।
मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जल शाखाओं की लंबाई प्लस रज बाहों एवं अल्पिकाओं की लंबाई सहित 9,961.3 किलोमीटर है। इस परियोजना पर वर्ष 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ एवं वर्ष 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिने तट से निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 ईस्वी में की गई। इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है: फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भोगनीपुर जल शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम से आगे हरिके के निकट हरिके बैराज है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई कुल 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक लगभग 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकाली गई है। फरक्का बैराज का परिचालन वर्ष 1975 में गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में किया गया है जिसका उद्देश्य गंगा के पर्याप्त जल को भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में मोड़ना है ताकि भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की स्थिति एवं नौगम्यता में सुधार कर कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण और रखरखाव किया जा सके। इस बैराज के 112 द्वार लगभग 40,000 क्यूसेक 235 क्यूमेक जल निकासी को फीडर नहर में मोड़ने का काम करते हैं। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी। केरल के पलक्कड़ जिले में चिरुकुन्नम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। यह मंगलम की सहायक नदी है जो गायत्री नदी और फिर भरतपुजा नदी में मिलती है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुआ। माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम को कैप्टन दिन शाह जी दस्तूर ने प्रस्तावित किया था जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के.एल. राव का नाम भी इसमें जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निवल बुवाई क्षेत्र नेट सॉन एरिया लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से लगभग 48.73% क्षेत्र यानी कि 68.23 मिलियन हेक्टेयर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि के मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। ये कार्यक्रम है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित डिग्रेडेड प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणामस्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण
संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। वाटर सेक्टर एट ए ग्लांस 2024 के अनुसार भारत के राज्यों की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल निष्कर्षण की दृष्टि से सर्वोपरि राज्यों में उत्तर प्रदेश 41.15 बिलियन क्यूबिक मीटर, पंजाब 26.24 बिलियन क्यूबिक मीटर, मध्य प्रदेश 17.9 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा महाराष्ट्र 15.07 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश 2022-23 में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में नलकूप 74.1%, नहर 15.7%, कुआं 9.0%, टैक्स और झीलें 0.6% तथा अन्य साधन 0.6% है। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कोश का पहला सवाल। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पहला कृष्णा और कावेरी, बी कृष्णा और गोदावरी, सी गोदावरी और महानदी, डी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है। 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नहर परियोजना अवस्थिति, घाट प्रभा नहर परियोजना जो आपका कर्नाटक में, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में, ये गलत है। सम्मिलित नहीं है तो नहीं है ये वाला। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी नीरा से संबंधित है। 3 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। कथन आर, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। तो आपका जो है ई और आर दोनों सही है। तो राइट आंसर देखिए क्या है, दोनों ई ओ तथा आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर ए सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। इस स्थिति में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। 4 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बी, देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं। सी, कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। डी, पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। राइट आंसर बी, देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश की सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 47.2423% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 60.45% आती है। नहरों द्वारा सिंचित भूमि 24.66% तथा टैंक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.83% है। शेष में अन्य साधन सम्मिलित हैं, अतः कथन भी सही नहीं है। 5 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? ए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। राइट आंसर डी हरियाणा। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक था। उपयुक्त राज्यों में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र खदान का प्रतिशतांश की स्थिति इस प्रकार है। राज्य 2022-23-24, हरियाणा 92.41%, उत्तर प्रदेश 82.14%, मध्य प्रदेश 75.42%, महाराष्ट्र 43.88%। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों कृषि गणना के अनुसार देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश चंडीगढ़
100% में सर्वाधिक था। इसके पश्चात क्रमशः पंजाब 99.6% एवं हरियाणा का स्थान है। 6 नंबर, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर ए पंजाब है। प्रश्न काल में वर्तमान में कृषि गणना 2015-16 भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। सात नंबर, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए, मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। दूसरा, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तीसरा, इससे कुछ कृषि क्षेत्र में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो राइट आंसर सी होगा 1 और 3 सही उत्तर चुनना है। तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल को उपयोगी अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। 8 नंबर, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। ए, लगातार पानी का बहाव। बी, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई। सी, पी सिंचाई। डी, गीला करना फिर सुखाना। राइट आंसर सी, पी सिंचाई। पी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। पी सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है। इसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। 9 नंबर, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। ए, गंगा घाघरा दोआब में। बी, गंगा यमुना दोआब में। सी, सरयू पार मैदान में। डी, बुंदेलखंड में। तो सी, सरयू पार मैदान में। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी सही है। 10, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। ए, मध्य प्रदेश में। बी, बिहार में। सी, राजस्थान में। डी, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर डी, उत्तर प्रदेश में। दिए गए राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों 2021-22 में 76.9% से होती है। इसके बाद बिहार में होती है। 11, निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। ए, बिहार में। बी, हरियाणा में। सी, उत्तर प्रदेश में। डी, पंजाब में। राइट आंसर सी, उत्तर प्रदेश में। प्रश्नगत राज्यों में वर्ष 2021-22 में नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक भूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश 10,299 हेक्टेयर में है। 12, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। ए, उत्तर प्रदेश। बी, मध्य प्रदेश। सी, आंध्र प्रदेश। डी, पंजाब। राइट आंसर ए, उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में लगभग 10,299 हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप एवं 12,69 हेक्टेयर क्षेत्र कूप से सिंचित किया जाता है। तेरह नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक मानचित्र 1, 2, 3 और 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्यों की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। तो अवरोही क्रम से होगा। देखिए यहाँ पर पहले 4 होगा, उसके बाद से 3 होगा, उसके बाद से 2 होगा, उसके बाद से 1 होगा। 4, 3, 2, 1 डी आंसर। प्रश्नगत मानचित्र में दिए गए राज्यों में वाटर सेक्टर एट ए ग्लांस 24 के अनुसार सिंचाई के लिए उपलब्ध वार्षिक भूजल जल निष्कर्षण एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का राज्यवार निष्कर्षण इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश 4, 41.15 बिलियन क्यूबिक मीटर। महाराष्ट्र 3, 15.07 बिलियन क्यूबिक मीटर। पश्चिम बंगाल 2, 8.99 बिलियन क्यूबिक मीटर। असम 1, 2.06 बिलियन क्यूबिक मीटर। अतः अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश 4, महाराष्ट्र 3, पश्चिम बंगाल 2 और असम 1 होगा। 14 भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। ए, के एल राव ने। बी, दिनसा जे दस्तूर ने।
सी विश्वेश्वरैया ने, डी वाई के अलग ने। तो राइट आंसर बी जिनसा जे दस्तूर ने। माला नहर तंत्र के आयरलैंड कैनाल सिस्टम को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ने इन दोनों नदी जोड़ एवं माला नहर तंत्र को अस्वीकृत कर दिया था। 15 नंबर, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए सर आर्थर कॉटन को। बी जो है ऑप्शन ए है सही, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन आगे जो भी ऑप्शन है। बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ, ये सभी गलत हैं। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 16 नंबर, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ये बृहद परियोजनाओं से, बी लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, सी लघु परियोजनाओं से, डी मध्यम परियोजनाओं से। राइट आंसर बी लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु यानी माइनर सिंचाई परियोजनाओं के तहत 2000 हेक्टेयर या उससे कम तक के खेती योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की लगभग 62.94% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। वहीं बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 37.06% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार लघु एवं बृहद परियोजनाओं से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता होगी। 17 नंबर, फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है। ए 75,000 क्यूसेक, बी 70,000 क्यूसेक, सी 40,000 क्यूसेक, डी 35,000 क्यूसेक। तो राइट आंसर सी 40,000 क्यूसेक। फरक्का बैराज का परिचालन वर्ष 1975 में गंगा के पर्याप्त जल को भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में मोड़ना है, ताकि भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की स्थिति एवं नौगम्यता में सुधार करके कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण एवं रख रखाव किया जा सके। इस बैराज के 112 द्वारा लगभग 40,000 क्यूसेक इन 1035 क्यूमेक जल निकासी को फीडर नहर में मोड़ने का काम करते हैं। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी। 18 नंबर देखिए, मंगलम सिंचाई परियोजना है। ये आंध्र प्रदेश में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में, डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बी केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले के चेरुकुन्नम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना वर्ष 1966 में पूरी हुई। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं गायत्री पूजा तथा भरत पूजा की उप सहायक नदी है। 19 नंबर, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ये सोन से, बी गंगा से, सी कोसी से, डी गंडक से। तो राइट आंसर डी गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास लगभग 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। 20 नंबर, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ए गांधी सागर बांध, बी भाखड़ा बांध, सी हरिके बैराज, डी गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो राइट आंसर सी हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम के आगे से होता है। कुल नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ए रावी और ब्यास, बी झेलम और चिनाब, सी चिनाब और सतलज, डी ब्यास और सतलज। राइट आंसर डी होगा ब्यास और सतलज। 22 नंबर, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? ए रावी से, बी ब्यास से, सी सतलज से, डी चंबल से। तो बी और सी सही होगा। 23 नंबर, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है ये सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से। रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, सी महानदी पर हीराकुंड योजना से, डी सतलज नदी पर हरिके बांध से। राइट आंसर डी सतलज नदी पर हरिके बांध से। 24 नंबर, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। ए ब्यास से, बी चिनाब से, सी रावी से, 4 सतलज से। नीचे दिए कुछ सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका ए
3 और 4 दो नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा आपका डी 1, 3, 4। इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। 25 नंबर, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी पोचमपाद परियोजना, सी मयूराक्षी परियोजना, डी नागार्जुन सागर परियोजना। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर बनाया गया है। 26 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। नहर, नदियाँ। ऊपरी बारी दोआब नहर, बी सरहिंद नहर, सी गुड़गांव नहर, डी इंदिरा गांधी नहर। सतलुज, यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास, रावी। तो आपका हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। बी का हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी का हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का आपका ए का 4 होगा, डी का 3 होगा। इस तरह से राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। राइट आंसर सी। सही सम्मिलित है। नहर, नदियाँ। ऊपरी बारी दोआब नहर, रावी, सरहिंद नहर, सतलुज, गुड़गांव नहर, यमुना, इंदिरा गांधी नहर, सतलुज, रावी, ब्यास। ऊपरी बारी दोआब नहर पंजाब राज्य में रावी नदी से निकाली गई है। ज्ञातव्य है कि ब्यास और रावी नदियों के बीच के प्रदेश को बारी दोआब कहा जाता है। बौ से ब्यास, बौ से अरा से रावी, यानी कि बा से ब्यास, र से रावी। तो बारी याद रखिएगा। सरहिंद नहर पंजाब राज्य में सतलुज नदी से निकाली गई है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है। यह नहर प्रमुखतः हरियाणा में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब में सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम से आगे हरिके बैराज से होता है। यहाँ से 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर तथा फीडर नहर का अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर आरंभ होती है। इस परियोजना हेतु रावी एवं ब्यास नदियों के अधिशेष जल में 7.59 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी का प्रावधान निर्धारित है। 27 विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर, गंग नहर, बी सिकरी नहर, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, डी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। राइट आंसर ए गंग नहर। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में पूर्ण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है। 28 नंबर, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। ए 1930 में, बी 1927 में, सी 1944 में, डी 1932 में। तो राइट आंसर बी 1927 में। 29 नंबर, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग प्रारूप को बदलना, 3 भू प्रबंधन का सुधार। तो डी होगा, सभी सही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र को समन्वित विकास करने के उद्देश्य 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा गंडक सृजन वर्ष 1973-74 में किया गया था। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ए, घाघर का जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। बी, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। सी, निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। डी, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ए, घाघर का जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर में घाघर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः कथन ए गलत है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी
भाग से होता है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित हुई और उपसागर में मिल जाती है। अतः कथन भी सही है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी के सहायक मंजीरा नदी और तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में किया गया है। अतः कथन सही है। गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक या उपसहायक नदियाँ पेनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि है। किसकी? तो गोदावरी के। 31 नंबर, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तभी नरौरा में है, बाकी सभी गलत है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया था। 32 नंबर, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसी से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो राइट आंसर भी त्रिवेणी नहर, बाकी सभी गलत है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर गंडक सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 33, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है? सी गंडक पर, बाकी सभी गलत है। प्रश्नगत विकल्पों में से त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। 34, हरियाली एक नई योजना है, बी बंजर भूमि के विकास के लिए, बाकी सभी नहीं है। हरियाली जो है योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। 35 नंबर, हरियाली योजना संबंधित है, तो डी जल प्रबंधन से, बाकी सभी गलत है। 36 नंबर, 36 के क्या लाभ है? पहला, मृदा के बह जाने की रोकथाम। 2, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। 3, वर्षा जल संग्रहण तथा भूमि जलस्तर का पुनर्भरण। 4, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका कूट जो होगा सही होगा 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है। राइट आंसर सी। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। ये कार्यक्रम समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1 अप्रैल 2008 के बाद से इन कार्यक्रमों के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित डिग्रेडेड प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षा जल का एकत्रीकरण होता है तथा भूजल स्तर का संवरण होता है। अतः स्पष्ट है कि कथन 2 इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लाभों में शामिल नहीं है। 37 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम परियोजना मंत्रालय, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है आपका सम्मिलित करना है। उपयुक्त युग्म में कौन सा सही सम्मिलित है? तो आपका मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, वर्षा पूर्व क्षेत्रों, तो राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना। इसमें से ये जो है ना सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय गलत है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण वन मंत्रालय, ये भी गलत है। वर्षा पूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी गलत है। तो आपका डी होगा, कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र DPAP, मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP तीनों ही भूमि संसाधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम है, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम
IWMP के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग डिपार्टमेंट है। वर्षा पूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल समर विकास परियोजना NWDPRA कृषि एवं सहभागिता विकास कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम है। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का यह लाभ है या है? पहला, खरपतवार में कमी, दूसरा जो है मृदा लवणता में कमी, तीसरा मृदा अपरदन में कमी, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो राइट आंसर होगा सी। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इसके निम्न लाभों हानियों का उल्लेख किया है। लाभ 1, जल बचत, पौधे के आकार एवं उत्पादकता में वृद्धि, ऊंचाई एवं श्रम बचत, कम उपजाऊ मृदा का उपयोग, खारे पानी का उपयोग संभव। 6 है खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण। 7 है उर्वरक क्षमता में वृद्धि, मृदा अपरदन नहीं, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं। 10 रोग एवं कीट समस्या न्यूनतम। हानियाँ, मृदा लवणता समस्याओं की वृद्धि, डिजाइन स्थापन एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत, आर्थिक एवं तकनीकी सीमाएं। स्पष्ट है कि विकल्प में 1 और 3 ड्रिप सिंचाई के लाभ है, जबकि इससे मृदा लवणता की कमी नहीं होती है, अतः विकल्प सी अवश्य उत्तर होगा। 39, बकिंघम नहर स्थित है, सी कोरोमंडल तट पर, बाकी सभी गलत है। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। 40 नंबर, निम्न किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ए कृषि क्षेत्र में, बाकी सभी में कम। भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। ध्यातव्य है कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता 3880 बिलियन घन मीटर BCM प्रतिवर्ष है। वाष्पीकरण के पश्चात 1999.20 BCM जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है। भूगर्भीय और अन्य कारकों के कारण उपयोज्य जल की उपलब्धता 1139 BPM प्रतिवर्ष तक सीमित है, जिसमें 690 BPM सतही जल और 449 BPM पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। सतही जल एवं पुनर्भरणीय भूजल में से सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। 41, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, बी गंगा बेसिन से और सी यमुना बेसिन से। ए और डी गलत है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, परंतु यह गंगा की उप सहायक नदी भी है एवं समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है, अतः बृहद बेसिन के अनुसार यह गंगा बेसिन से संबंधित है, जबकि छोटे बेसिन के रूप में यह गंगा या यमुना बेसिन से संबंधित है। यदि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना हो तो यमुना बेसिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होता, लेकिन यहाँ प्रश्न के अस्पष्टता के आधार पर विकल्प बी एवं सी दोनों सही उत्तर प्रतीत होते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें पहला नर्मदा घाटी परियोजना पढ़ेंगे, दूसरा जो भी होगा, दूसरा तीसरा जो भी होगा उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। हमेशा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।